से लापता एक बच्चे का शव मनिका के सिमरहत गांव से बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि नरबली के बाद बच्चे के शव को जमीन में दफना दिया गया होगा। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। लातेहार में 2 बच्चे बीते 2 दिन से लापता थे। लापता बच्चों में से एक बच्चे का शव तो मिल गया, लेकिन एक बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं है। और लातेहार के जिस इलाके में यह वाकया सामने आया है वो इलाका काफ़ी पिछड़ा है और अभी भी इस इलाके से अंधविश्वास की खबरें आती रहती हैं। कारण यही है कि बच्चे के शव को देखकर लग रहा है कि बलि देने के बाद शव को दफना दिया गया है। हालांकि पुलिस की जांच से ही पता चल पाएगा कि बच्चे की बलि दी गई है या फिर हत्या कर शव को दफनाया गया है। हालांकि स्थानीय निवासी इसे नरबली बता रहे हैं। मेरे लड़का को हत्या किया, निर्मल हो रहा हूँ। तब फिर गए नागेसर के, नागेसर को बुलाया कि चलिए तो बालू में तोप दिया है, बलि दिया। तो लातेहार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लापता एक बच्चे का पता नहीं चल पा रहा है। नरबली की आशंका जताई जा रही है और खुलकर जो मृत बच्चा है उसके पिता कह रहे हैं कि बच्चे की बलि दी गई है। कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं जिन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, गांव के ही लोग हैं। ऐसे में काफ़ी पिछड़ा इलाका है लातेहार का, जहां पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहां पर नरबली दी गई हो। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। झारखंड जहां विकसित राज्य की श्रेणी की तरफ अग्रसर है, जहां के मुखिया ये दावा करते हैं कि लगातार हमारे जो संसाधन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और उन संसाधनों का सपोर्ट हमारे जन जन तक पहुंच रहा है। बावजूद इसके अगर ऐसी खबर आ रही है कि लातेहार में नरबली दी गई है, बच्चे की बलि दी गई है, तो बेहद ही संजीदा मामला है। और ऐसे में पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन सबूतों को इकट्ठा कर ये पता लगा पाए कि क्या बच्चे जो लापता हैं या फिर जिसकी हत्या की गई है उसके पीछे कारण क्या है। आरोपियों को पकड़कर ये पूछने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और नवादा से बड़ी खबर, जहां नवादा रेप पीड़ित नाबालिग का शुरू हो गया है मेडिकल जांच और न्यूज़ 18 की खबर पर हरकत में अस्पताल प्रबंधन आया है। सीएस ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। तो सीएस ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश जारी करते हुए दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और काफ़ी गंभीर मसला था। नवादा से बड़ी खबर थी, रेप पीड़ित नाबालिग का मेडिकल जांच शुरू की गई है। और अनिल विशाल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं अपडेट। अनिल, क्या अपडेट है फिलहाल? चलिए, संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 की खबर का असर तो हुआ है और सीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएस ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और मेडिकल जाँच शुरू हो गई है। और न्यूज़ 18 की खबर पर हरकत में अस्पताल प्रबंधन दिख रहा है और सीएस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। और अनिल बताएंगे अपडेट क्या है। अनिल, अपडेट क्या है अभी? जी विवेक, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मीडिया कर्मियों के हरकत के आने के बाद ही अस्पताल प्रबंधन की नींद टूटी कि पीड़िता के 16 घंटे के बाद भी मेडिकल जांच नहीं किया। इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाई और उसका असर भी हुआ कि सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो डॉक्टर दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत न्यूज के ऑन एयर होने के बाद ही अस्पताल प्रबंधन ने इस खबर को संज्ञान में लिया और फिलहाल पीड़िता का मेडिकल जांच शुरू करा दिया गया है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
और लखीसराय में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बारात मिलन के बाद खाना खाने के लिए जा रहे बारातियों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा। लखीसराय के हलसी बाजार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। द्वार पूजा तक तो सब ठीक था, बारातियों को खाना खिलाने की तैयारी चल रही थी, तभी सड़क पार कर रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला। इस हादसे में 7 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। एक बच्ची ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। खाना खिलाने के लिए जा रहा था, आधा आदमी चले गया, आधा आदमी बस रोड के पार था, आधा आदमी बैठा था। बस उसी तरह गाड़ी आया, उड़े लेकर के फाड़ दिया। लखीसराय के गढ़ी बिशनपुर से बारात हलसी बाजार आई थी। बारातियों को सड़क किनारे ठहराया गया था। सड़क पार कर बाराती खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक काल बनकर आ गया और बारातियों को रौंदते हुए निकल गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गढ़ी बिशनपुर और हलसी बाजार में मातम पसर गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और घंटों प्रदर्शन किया। फिलहाल प्रशासन की ओर से मृतक के आश्रितों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है। जी, सबों की पहचान हो चुकी है। 3 बारात पक्ष के थे जो गढ़ी बिशनपुर के हैं और शेष लोग यहाँ के हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को सजा दिलाने की बात कही जा रही है। प्रशासन के लोग मुआवजे का मरहम लगाने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इससे उन परिवारों का क्या होगा जिसने हादसों में अपनों को खो दिया है। उनको तो जीवन भर का ऐसा जख्म मिला है जो शायद ही कभी खत्म हो। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और खासकर झारखंड में चल रही योजनाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट भी बता रहे हैं उनसे, और जो कुछ भी ग्रीवांसेस हैं उनसे मांगा जा रहा है, बताया जा रहा है उन विभागों को, संबंधित विभागों को इसकी सूचना दी जा रही है सीएम की तरफ से। अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे रुक करते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास। मुद्दा जो हमारा बरसों से मांग था कि झारखंड जो हमारा आध्यात्मिक नगरी है देवघर, तो वहाँ संस्कृत महाविद्यालय खुले। तो आज एक सहमति बनी कि राज्य सरकार संस्कृत महाविद्यालय बनाए, भारत सरकार मानव संसाधन विभाग उसमें अनुदान देगी। ये सहमति आज बनी। राज्य सरकार जल्द इसी 22 जुलाई से खुलने वाले सेशन में संस्कृत महाविद्यालय का एक्ट पास कराकर हम जल्द 1-2 महीने के अंदर राज्य में संस्कृत महाविद्यालय खुलकर पढ़ाई शुरुआत होगी। दूसरा निर्णय हुआ है कि हमारा झारखंड में आदिवासियों की संख्या काफ़ी है, तो हमारा था कि एक आदिवासी महाविद्यालय, इसमें भी आज भारत सरकार से सहमति बनी और हमने उनको सुझाव दिया कि अमरकंठा मध्य प्रदेश में केंद्रीय आदिवासी महाविद्यालय है, तो उसका एक ब्रांच झारखंड में खुले। इसमें भी HRD मंत्री ने आज सहमति दी है। तो बहुत जल्द केंद्रीय आदिवासी महाविद्यालय का ब्रांच एक झारखंड की धरती में खुलेगी। इसी तरह वन से जो विभाग से हमारा जो कैंपा का 4046 करोड़ रुपया जो राज्य को मिलनी चाहिए थी, उस ओर हमने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया। माननीय मंत्री जी ने विभागीय सेक्रेटरी को आदेश दिया 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को 4046 करोड़ रुपये जो कैंपा का पैसा हो दे दे। उसी तरह वन से अन्य जो हमारे समीक्षा के दरमियान जो मुद्दे आए तो उसमें काफ़ी में सहमति बनी। इसके साथ साथ जो पारा टीचर का हमारा करीब 417 करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार से बकाया था, उस पर भी माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के सेक्रेटरी और राज्य सरकार के सेक्रेटरी बैठकर इस मामले को जल्द से जल्द निष्पादन दे। तो दोनों माननीय मंत्रियों जी का जो सहयोग राज्य सरकार को प्राप्त हुआ
और जो हमारे लंबित मुद्दे थे उस मुद्दे का समाधान हुआ। इसके लिए मैं दोनों माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बाकी 3 मंत्रियों से मुलाकात होनी है आपकी, नितिन गडकरी से, हरदीप सिंह पुरी जी से मुलाकात होनी है, प्रहलाद जोशी जो कि कोयला और खनन मंत्री हैं, उसमें क्या एजेंडा है झारखंड की तरफ से? नहीं, जैसे आपका माननीय गडकरी जी से रोड से संबंधित मुद्दे पर हम उनसे वार्ता करेंगे। दूसरा जो हमारे कोयला मंत्री से मिलेंगे तो कोल से भी काफ़ी संबंधित मामले हैं, उस मामले पर उनसे चर्चा करेंगे। और तीसरा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर झारखंड में ही बन रहा है, तो स्मार्ट शहर में भी केंद्र सरकार हमें मदद करे। ये 3-4 मांगे पर आज तीनों मंत्री से सेकंड हाफ में हम मिलेंगे। लगातार आप झारखंड में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। अभी देवघर गए थे जहां पर सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो वहां पर बड़ा मेला लगता है, उसको राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग होती रही है। और वहां का जो महाप्रसाद है उसको तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग देशों के राजदूतों को देने की योजना है। क्या है पूरा प्लान ये? नहीं, हम लोगों ने पहली बार संथाल परगना के देवघर में झारखंड गठन होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की, और उस कैबिनेट की बैठक में देवघर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल है, तो कैबिनेट ने निर्णय लिया किसी राष्ट्रीय मेला का घोषित करे। और हम लोग बहुत जल्द कैबिनेट का निर्णय से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन मंत्री को अवगत करा देंगे, ताकि हमारा देवघर अब आने वाले समय में पूरी दुनिया में आध्यात्मिक एक शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। वहाँ एयरपोर्ट के विस्तार हो रहे हैं, एम्स के काम हो रहा है, तो ये हम लोगों ने कैबिनेट ने निर्णय लिया। एक सवाल है सर, महागठबंधन की अगर बात करें, आपके अपोजिशन वाले कल बैठक किए तो ये पूरी तैयारी वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो 65+ का नारा दिया है, 65 बार अब की बार 65 पार का नारा है, उधर से हेमंत सोरेन के घर पे कल बैठक हुई, कैसे देखते हैं जो आपके विपक्षी जो तैयारी कर रहे हैं उसे? देखिए, मैं पार्लियामेंट के चुनाव में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये विपक्षी गठबंधन ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता, देश की जनता जानती है ये जो विपक्षी गठबंधन है ये स्वार्थी और अवसरवाद लोग का गठबंधन है। और इस पार्लियामेंट चुनाव में न सिर्फ झारखंड, देश के करोड़ों मतदाता ने इस स्वार्थी और अवसरवाद गठबंधन को निराशा हाथ लगी है। इसलिए हमारा पूरा फोकस झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का विकास, सर्वांगीण विकास। ये स्वार्थी लोग, अवसरवादी गठबंधन को न राज्य की जनता नोटिस लेती है, न मैं नोटिस लेता हूँ। एक आखिर में सवाल, जिस तरह से कांग्रेस में अभी अध्यक्ष को लेकर के वहाँ पे जो कई नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, एक तरह से केंद्रीय आलाकमान के सामने आकर गुहार लगा रहे हैं, तो इलेक्शन में इतना कम वक्त है, अपोजिशन पार्टी की अगर हालत कैसे देख रहे हैं आप? वहाँ पे अध्यक्ष को लेकर ही मारामारी हो रही है। ये कांग्रेस के लिए कांग्रेस को विचार करना चाहिए, हमारा विचार का विषय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन फिर ये अवसरवादी स्वार्थी लोग का ये सब झुंड है, ये सब कांग्रेस हो चाहे विपक्षी गठबंधन, ये आपस में लड़ मर कट के खत्म हो जाएंगे लोग। 14 में से 12 सीटें लोकसभा चुनाव में। अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा कहीं ना कहीं स्टेट पर उसका ज़्यादा फोकस होगा। आपके 5 साल के जो काम काज की उपलब्धि होगी उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, उसके ऊपर मैंडेट होगा। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला, इस बार विधानसभा चुनाव में उसी तरह का प्रदर्शन रघुवर दास के नाम पर मिलेगा? अब की बार 65 पार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड लगातार 4.5 वर्षों में जो विकास हुए हैं और जो अंत्योदय के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास पहुँचे हैं, और सारा झारखंड आज फिर से एक स्थिर सरकार, क्योंकि झारखंड की जनता ने 14 साल में यही स्वार्थी लोग का, अवसरवादी लोग को गठबंधन देखा है, और उस गठबंधन में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। 4.5 साल में एक झारखंड की जनता ने एक स्थिर सरकार के देकर एक बेदाग सरकार देने का काम किया, और जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या थी उग्रवाद, आज झारखंड की जनता अमन और चैन, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, जो जनता हमारी सरकार की सबसे बड़ी तारीफ करती है कि इस सरकार में उग्रवाद समाप्त, अंतिम हो रहे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पे जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं ये फोकस दिखा रहा है कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा तीनों स्टेट में चुनाव होने हैं, लेकिन पहली उनकी यात्रा झारखंड की हो रही है। बीजेपी की भी नज़र झारखंड पर सबसे ऊपर है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नज़र पूरे देश पे है। अभी हाल में शिवराज चौहान जी जो हमारे सदस्यता प्रभारी, वो भी झारखंड आए थे। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी 13 को आ रहे हैं। उनका स्वागत झारखंड में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड में आ रहे हैं। झारखंड की तमाम 3.25 करोड़ जनता, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री रघुवर दास। ओवर टू स्टूडियो। जी विवेक। बातचीत चल रही थी, कई विषयों पर उन्होंने बात किया और सबसे अहम बात ये कि राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं रघुवर दास। और जैसा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन मोड में ही नहीं, पूरे देश पर बीजेपी की नज़र है और खासकर सीमित संसाधनों या फिर जहां संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है, उन सभी का उपयोग कर सभी प्रदेशों को उस लेवल तक लाया जाए जहां पर उसे सम्मान मिल सके, वहां के लोगों को सम्मान मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। तो सारी बातों को रघुवर दास ने स्पष्ट किया है और आज मीटिंग का दौर चलेगा। 5 बजे तक रघुवर दास की मीटिंग है। विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो बैठेंगे और एजेंडा साफ है कि विकास के पथ पर जिस 3.25 करोड़ जनता की बात करते हैं मुख्यमंत्री, उन सभी को सीधा फायदा कैसे पहुंचे, इस बात के लिए वो दिल्ली गए होंगे। और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी का राजतिलक किया गया। तो आरजेडी ने तय कर दिया है कि 2020 का चुनाव पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगी और अगला मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो तेजस्वी ही होंगे। तेजस्वी के नाम पर एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। पिछले दिनों पटना में हुई आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी के नेतृत्व में 2020 का चुनाव लड़ने का ऐलान क्या हुआ, कांग्रेस की इस पर नाराजगी सामने आ गई। कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ जाहिर करते हुए साफ शब्दों में तेजस्वी के नेतृत्व को नकार दिया है और इसे आरजेडी का निजी फैसला बताया है। पुरानी बातें गई, पुराना, मैंने बार बार कहा, पुराना जमाना गया, नए परिवेश में नई कहानी तो लिखी जाएगी। आरजेडी ने श्री तेजस्वी यादव को अपना नेता माना है और अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी घोषणा की है। हम लोगों ने भी समाचार पत्रों में देखा है। यह आरजेडी का फैसला है, हर पार्टी अपने हिसाब से फैसला करती है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताया था। कांग्रेस आरजेडी के रिश्ते में उसी समय से खटास पैदा हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस में हार को लेकर हुई समीक्षा बैठकों में एक सुर से पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की मांग उठी और पार्टी के कई बड़े नेता खुलकर ये बात कहते दिखे कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में जाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस का ये दो टूक बयान आरजेडी को रास नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी आरजेडी कांग्रेस के बीच मचे इस वाक युद्ध पर चुटकी ले रही है। निश्चित रूप से ये तय हुआ है और मान लीजिए कि माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही यहाँ महागठबंधन का चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार महागठबंधन की आएगी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस की बड़ी बुरी स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई। कहाँ जाए, अपना जनाधार नहीं है, अपने पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस में इस्तीफों की आजकल झड़ी लगी हुई है, जो नेता से मिलिए वही इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला कोई नहीं बचा है। और यहाँ के जो कांग्रेसी हैं वो सदन में न तो विपक्ष के साथ जा रहे हैं न सत्ता पक्ष के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से दबाव में है। पार्टी के भीतर से विरोध के सुर उठ रहे हैं। खास करके महागठबंधन में रहने को लेकर भी पार्टी में दो मत हैं। इसके बीच तेजस्वी को लेकर बचे इस घमासान में ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन की राह और कठिन होने वाली है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राज्य में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश के बावजूद अब तक जहां 29 जिलों में औसत से कम बारिश की समस्या बनी हुई है, वहीं राज्य सरकार सुखाड़ की किसी भी आशंका से निपटने की तैयारी में है। पिछले 8 साल में सिर्फ एक साल ही 3% औसत से अधिक बारिश हुई थी। इसके बाद लगातार राज्य में औसत से कम बारिश हुई है। इस साल भी जून तक 40% कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है।
वहीं राज्य के समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय, जमुई और नालंदा में कई नदियां अभी भी सूखी हुई हैं। यहाँ के किसान इन नदियों के भरोसे ही सिंचाई करते हैं। सूखे से निपटने के लिए सरकार हर तरह की तैयारियां करके है। आपने देखे पिछले वर्ष भी और लगभग राज्य के 25 जिलों में सुखाड़ की स्थिति बनी थी। 280 प्रखंडों को हमने सुखाड़ घोषित करके 14.5 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 934 करोड़ की राशि देने का काम किया था। वहीं सुखाड़ की आशंका से इनकार करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा कि इस साल पूर्व के अनुमान के मुताबिक औसत के करीब बारिश होगी। जून मंथ डिफिसिट रहा था, -40 रहा था सामान्य से, लेकिन जुलाई मंथ पूरी तरह से जो एक्टिव रहने की संभावना व्यक्त की गई थी। और मेनली जो बिहार में जो रेनी सीजन है, ऑलमोस्ट आप ट्रेंड देखें तो जुलाई और अगस्त ही रहती है। लास्ट 10 ईयर्स से देखें तो बहुत ज़्यादा जुलाई और अगस्त में रेन होती है। और इसका जो सामान्य रेनफॉल भी 349 mm है जुलाई मंथ का। मौसम वैज्ञानिक के अनुमान और सरकार की तैयारी से उम्मीद है कि किसानों को प्रकृति और सरकार की मेहरबानी बनी रहेगी। उन्हें कम से कम क्षति का सामना करना पड़ेगा। पर पिछले साल भी मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान गलत साबित हुआ था और 2.25 करोड़ किसानों में से कुछ लाख किसान को ही सरकारी अनुदान का लाभ मिल सका था। कुलभूषण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां बागमती नदी का कॉफर बांध फिर टूट